तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज ये लेक्चर नंबर 37 है और ये जो टॉपिक आप पढ़ेंगे ये टॉपिक आपके सिलेबस में है। और वो सिलेबस क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर। तो आपको लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटर लिख दिया है, ठीक है। तो अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटर लिखा है तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर पढ़ेंगे और ये आपका सिलेबस में था। इससे पहले वाला जो लेक्चर था दैट इज योर सिलेबस में नहीं था, बट पढ़ना जरूरी था, उसके बिना ये नहीं उठता। तो सबसे पहले ये पढ़ने से पहले हम दो इक्वेशन देखेंगे। पहला एक बैक ईएमएफ का इक्वेशन जो अभी बता रहा था आपसे कि P∅N/60 × Z/A, और दूसरा टॉर्क इक्वेशन। देखो तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है आपके लिए। देखो जो बैक ईएमएफ होता है P∅N/60 × Z/A। यहाँ P है बाबू नंबर ऑफ पोल्स, फाई है फ्लक्स, N है स्पीड, स्पीड किसमें? आरपीएम में, Z है नंबर ऑफ कंडक्टर और A है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ये है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जिसका वैल्यू फिक्स होता है। इसका वैल्यू 2 होगा, लेकिन कौन सा वाइंडिंग के लिए? वाउंड, वेव वाउंड। कौन सा वाउंड हो? वेव वाउंड वाइंडिंग होगा। और इसका वैल्यू P के बराबर होगा कब? लैप वाउंड, लैप वाइंडिंग होगा। ये दो तरह का वाइंडिंग थे देखो। और इसमें देखो अब इसमें ये कांस्टेंट ही होगा, ये सब कांस्टेंट ही है, क्योंकि नंबर ऑफ कंडक्टर, एक बार मोटर डिजाइन हो जाएगा तो नंबर ऑफ वाइंडिंग कंडक्टर का कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है। यानी बैक ईएमएफ जो डिपेंड करेगा वो किस पे? K × phi × N, फ्लक्स और स्पीड पे मेनली डिपेंड करेगा। उसी तरह का टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर बोला जाता है। टॉर्क इक्वल टू होता है पावर बाय ओमेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है बाबू। तो पावर होता है डीसी मोटर में EB × IA, और ये होता है बाबू 2πN/60। EB का वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे तो देखो P∅N/60 × Z, तो देखो N और N कट जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा। अब देखो तो जाएगा P∅Z IA/2πA। अब ध्यान से देखो तो यहाँ P कांस्टेंट ही है क्योंकि नंबर पोल है, नंबर ऑफ पोल, फ्लक्स पर पोल है, Z नंबर ऑफ कंडक्टर है, I आर्मेचर करंट है, और A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है। यानी ध्यान से देखो तो यहाँ भी अगर मैं बात करूं तो PZ/2πA, PZ/2πA into फ्लक्स into IA। तो ये सारे को सारे कांस्टेंट K बोल देता हूं मैं, और ये फ्लक्स into IA हो जाएगा। नहीं बोलो हाँ या ना? तो ये दो इक्वेशन जानना जरूरी है। अब दो इक्वेशन जान गए हैं, आते हैं टॉपिक पे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर। देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कि टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। मतलब बेसिकली टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच ग्राफ खींचेंगे और वो कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है, और इस कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। दूसरा होता है बाबू स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। यहाँ पे स्पीड और आर्मेचर करंट के साथ स्पीड का रिलेशन देखते हैं। और लास्ट होता है बाबू स्पीड टॉर्क। यही आपका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो आपसे पूछने की चांस ज्यादा है, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। और इसको मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। क्यों मैकेनिकल? क्योंकि स्पीड भी मैकेनिकल, टॉर्क भी मैकेनिकल, तो दोनों के मैकेनिकल, इसलिए मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले हम डीसी शंट मोटर की बात करते हैं। किसकी बाबू? डीसी शंट मोटर। देखो अब डीसी शंट मोटर की बात कर रहे हो तो सबसे पहले आप डीसी शंट मोटर बना लो। क्या बना लो? आप एक डीसी शंट मोटर बना लो। अब चूंकि आइडिया आपको है डीसी शंट मोटर का, तो भाई मोटर बना लेते हो। देखो ध्यान से, अगर मैं डीसी शंट मोटर बनाता हूं तो अपना डीसी शंट मोटर क्या बनता है? एक ये अपना आर्मेचर और दूसरा फील्ड। अब अपने को पता है कि यहाँ सोर्स देंगे और यहाँ से जो करंट जाएगा एक IA और एक ISS। तो ISS कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि VT/RSS, तो ये लगभग कांस्टेंट। तब फ्लक्स क्या हो जाता है बाबू? फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है, ये हमको पता है। और दूसरा जब यहाँ पे हम KVL लगाएंगे तो हम लोग को VT = क्या मिलता है? EB + IA/RA। हम ब्रश करंट ड्रॉप को 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से IA कितना मिलेगा? देखो अगर मैं बात करूं तो यहाँ से EB = कितना मिलेगा वो? VT - IA × RA। चलो अब देखो सबसे पहला इक्वेशन हमने देखा था अभी टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू क्या देखा था? K1 × phi × आर्मेचर। अब इस चूंकि अब ये फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स क्या होता है? कांस्टेंट। किसके लिए वो? कांस्टेंट फॉर डीसी शंट मोटर। तो अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब है कि टॉर्क किसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा? IA का। अब ये ध्यान से देखो तो Y प्रोपोर्शनल कैसा कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा? अगर ये आर्मेचर करंट होगा और ये टॉर्क होगा तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन, करंट बढ़ेगा टॉर्क बढ़ते जाएगा, आया ना? दूसरा बाबू स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट। देखो
अब जानते हैं हम लोग EB इक्वल टू VT माइनस IAR है। अभी लिखा था देखो EB इक्वल टू VT माइनस IAR। अब EB का वैल्यू कितना होता है K फाई इंटू N। अब चूंकि फ्लक्स कांस्टेंट है तो इसको हम K डैश बोल देता हूं, क्योंकि K और K को K इंटू N इक्वल टू VT माइनस IAR। अब यहां से अगर आप N को निकालिए तो N इक्वल टू कितना है VT बाई K डैश माइनस IRA बाई K डैश इंटू IAR। यानी ध्यान से देखो, तो अगर आप IA की वैल्यू 0 रखोगे, ध्यान से देखो, ये हो गया A और ये हो गया स्पीड। अब देखो अगर आप IA का वैल्यू 0 रखोगे यहाँ पे 0, तो स्पीड क्या मिलेगा VT बाई K। यानी VT बाई K को मैं नो लोड स्पीड बोल देता हूँ। अब ये जो नो लोड स्पीड हो गया, अब देखो अब जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ाओगे तो स्पीड क्या होगा घटेगा ना, क्योंकि ये पैरामीटर क्या होगा घटेगा। तो जैसे जैसे बढ़ाओगे घटेगा, तो यानी थोड़ा सा डाउन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया बाबू स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट का। दूसरा अपना होता है बाबू स्पीड वर्सेस टॉर्क का। किसका? देखो अभी इसी से निकाला था। देखो स्पीड अभी क्या निकाला, स्पीड इक्वल टू आया था अपने पास V बाई K डैश माइनस RA बाई K डैश इंटू I। चूंकि टॉर्क किसके ऊपर बाबू IA का, यानी स्पीड किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखो देखो टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल IA का। अभी निकाला देखो ध्यान से, टॉर्क इक्वल टू क्या टॉर्क। अब इसको अगर बोलना है तो मैं इसको K2 इंटू IA बोल दूं, तो यहां से थोड़ा IA का वैल्यू निकालो। IA इक्वल टू कितना K2 बाई टॉर्क, सॉरी टॉर्क बाई K2। अब इस IA की वैल्यू अगर यहां मैं पुट कर दूं तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो, तो टॉर्क बाई K2 बनेगा कि नहीं। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, तो सेम टू सेम इसी तरह कैरेक्टरिस्टिक आगे का नहीं, सेम टू सेम इसी तरह। यानी स्पीड और टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक जब बनाएंगे स्पीड और टॉर्क का, तो देखो ये नो लोड तो ये हो जाएगा, और जैसे जैसे आप लोड बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये भी इसी सेम टू सेम ऐसे बन जाएगा। यहां से एक बात ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाओगे आर्मेचर पे, तो आर्मेचर का करंट बढ़ते जाएगा। जिससे करंट बढ़ेगा स्पीड क्या होगी डाउन होगी। देखो करंट बढ़ता गया, स्पीड क्या हो रहा है घटता गया कि नहीं घटता गया। तो ये था बाबू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी। देखो अब इसके जो स्पीड रेगुलेशन इसका नो लोड से, ये देखो ये है नो लोड स्पीड और ये स्पीड है इसका फुल लोड। तो इस स्पीड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इस वजह से इसको इस मोटर को, ये मोटर बहुत स्मूथ और कांस्टेंट रोटेशन करता है। नो लोड पे फुल लोड लगभग वेरिएशन बहुत कम होता है। तो इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज वहां पे होता है जहां पे हमें कांस्टेंट मोशन की जरूरत होती है। तो कहां कहां, तो मिल आपका जो क्या बोलते हैं पेपर मिल्स वगैरह में ये यूज होते हैं। तो कहां का यूज होते हैं, तो इसको हम लिखते हैं कुछ देर के बाद, और उसके बाद आप इसको एज इट इज याद रखिएगा। ओके, तो अपने पास डीसी मोटर का एप्लीकेशन जो है वहां पे यूज करते हैं जहां पे कांस्टेंट ड्राइव की जरूरत पड़ती है। और ये कहां कहां, मैंने अभी बोला पेपर मिल्स, एल्युमिनियम रोलिंग मिल्स, ये स्टील रोलिंग मिल्स। तो मैंने कुछ एप्लीकेशन यहाँ मेंशन किया है। तो स्टील रोलिंग मिल्स, पेपर और टेक्सटाइल मिल्स, प्रिंटिंग मशीन, मशीन टूल्स दैट इज लेथ मशीन, और आपका एल्युमिनियम रोलिंग मिल्स। इसके बाद ये आपका एप्लीकेशन हो गया। अब नेक्स्ट बाबू आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी सीरीज मोटर। देखो तो डीसी सीरीज मोटर मैंने बनाया, देखो ध्यान से। अब इसमें ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। अगर आप इसका ईएमएफ का इक्वेशन लिखो तो क्या होगा बाबू, देखो तो VT इक्वल टू EB प्लस IARA प्लस RSC। यहां से अगर आप EB की बात किया जाए तो VT माइनस IA इंटू RA प्लस RSC आएगा। दूसरा चीज हम लोगों ने ये देखा था कि फ्लक्स किसके ऊपर होगा बाबू, आर्मेचर करंट। और हमने ये भी देखा था कि आर्मेचर जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, अप टू सैचुरेशन। सैचुरेशन के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो हम लोग अभी देखा था टॉर्क इक्वल टू बाबू K1 इंटू फाइव इंटू I, ये देखा था। एंड 5 डालने पर टू आर्मेचर करंट फॉर डीसी सीरीज मोटर, ये भी देख लिया था डीसी सीरीज मोटर। अब ये 5 की जगह पर अगर आप IA रखिएगा तो क्या मिलेगा, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर। ये अप टू सैचुरेशन मिलेगा, अप टू सैचुरेशन। आफ्टर सैचुरेशन क्या होगा, तो आफ्टर सैचुरेशन फ्लक्स हो जाता है कांस्टेंट। क्या हो जाता है वो कांस्टेंट। तो टॉर्क किसके ऊपर होगा, ये IA का,
याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता रहता है। तो चूंकि फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो ये टॉर्क आर्मेचर करंट के ही प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कब बाबू? आफ्टर सैचुरेशन। अब आफ्टर सैचुरेशन अगर आपने बना लिया है तो देखो ये जो कर्व रिप्रेजेंट करेगा ये पैराबोलिक, और ये जो कर्व रिप्रेजेंट करेगा लीनियर, यानी कैसे? कब बाबू? ध्यान से देखो, तो ये अपना आर्मेचर करंट और ये अपना क्या हो गया? टॉर्क। तो ये भाई साहब चलेंगे कुछ ऐसे, और फिर एक बार लीनियर। तो देखो ये पैराबोलिक रिप्रेजेंट करेगा कब तक? याद है पैराबोला के इक्वेशन आप लोग पढ़ते थे, y = 4x, और ये जो वैल्यू होती है बाबू 1.5 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट। इसके बाद ये सैचुरेशन में ये टॉर्क किसके बराबर? IA का, और इसके पहले ये किसके बराबर? IA² का। अगर आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी तो ध्यान से देना कैसे बनाओगे। देखो y = x²। अब यहाँ पे x की वैल्यू रखो, देखो 0 रखोगे 0, 1 रखोगे 1, 2 रखोगे 4, 3 रखोगे 9, 4 रखोगे 16। अब बनाओ इसे मार्क करो। तो 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे बाबू 2 पे 4, 3 पे 9। अब इसको मिलाते जाओ तो ये ऐसे बन जाएगा। तो आपको कर्व बनाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कर्व बनाने में दिक्कत हो तो आप देखो 10th किए हो तो आप लोग क्या करो, पॉइंट पुट के बना दो, 1-2-4 पॉइंट मार करो और 2 पॉइंट मार के बना दो। तो ये अपना था टॉर्क और आर्मेचर करंट की कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है बाबू? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बाबू स्पीड वर्सेस आर्मेचर। देखो अब EB = हम जानते हैं कि P∅N/16 to Z/A। अब यहां से अगर n लिखो तो n = कितना आएगा? n = आएगा 60A × EB बाय P∅Z। आएगा नहीं? देखो इस सारे को अब देखो ध्यान से 60A और ये सारे के सारे कांस्टेंट। तो अगर मैं बात करूं तो n किसके बराबर? 1/फ्लक्स, और फ्लक्स किसके बराबर होता है बाबू? आर्मेचर करंट का। तो यहां पुट कर दो तो n किसके बराबर? यदि प्रोपोर्शनल आ जाएगा आर्मेचर करंट का। यानी देखो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे सर? तो देखो y = 1/x के ग्राफ बनाना है। देखो कैसे, अब आप x का पॉइंट ले लो, x और y। देखो ये x और y, देखो 0 तो इनफाइनाइट, यानी ये 0 पे कहां चलेगा? इनफाइनाइट से। अब 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 0.5, 3 रखोगे 0.33, 4 रखोगे 0.25, और ऐसा ही इनफाइनाइट रखोगे तो 0। यानी देखो तो ये भाई साहब कुछ घटते आ रहे हैं कि नहीं? ऐसा। तो इसका मतलब है कि ग्राफ कैसा बनेगा? स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट का ग्राफ कैसा बनेगा? यहाँ पे 0 आर्मेचर करंट, यहाँ से स्पीड, ये इनफाइनाइट, कुछ ऐसा बनेगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, कि जब आर्मेचर करंट की वैल्यू 0 है तो ये भाई साहब स्पीड कितना आ रहा है? जब आपने आर्मेचर करंट की वैल्यू 0 रखा तो स्पीड कितना आ रहा है? इनफाइनाइट। और स्पीड इतना डेंजरसली हाई है कि मशीन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? खराब। और IA 0 का मतलब क्या है? नो लोड। क्या मतलब है वो? नो। इसका मतलब है कि DC सीरीज मोटर कैन नेवर ऑपरेट ऑन नो लोड। क्या मतलब है बाबू? मैं इसको हटाता हूं। यह इसका मतलब है कि DC सीरीज मोटर कैन नेवर ऑपरेट नो लोड। एक नोट लिख के बात लिखेंगे कि DC सीरीज मोटर कैन नेवर ऑपरेट ऑन नो लोड। नो लोड पे कभी नहीं चलाएंगे DC सीरीज। और ये फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि विच मोटर कैन नेवर ऑपरेट ऑन नो लोड? दैट इज DC सीरीज मोटर। ये बात समझ में? क्यों? देखो आर्मेचर करंट जब 0 तो स्पीड क्या? इनफाइनाइट। और उसको जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ रहा है स्पीड डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट अपने पास कौन आता है वो? स्पीड वर्सेस टॉर्क। देख अब स्पीड वर्सेस टॉर्क का भी कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। देखो ध्यान से, अब 2 कैरेक्टरिस्टिक हमने बनाया था। एक हमने देखा था कि टॉर्क किसके पास होता है? IA² का। यहां से अगर IA की वैल्यू पूछा जाए तो क्या आएगा? √टॉर्क = IA आएगा। बोलो हाँ या नहीं। अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाऊं तो यहाँ पर K2 × IA लिख दो, तो IA की वैल्यू कितना आ जाएगा? √टॉर्क/K। एक आपने ये देखा था, दूसरा आपने ये देखा ही था। तो देखो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मिला देते हैं तो क्या होगा? तो n, अगर इसके जगह IA की वैल्यू रखो, n किसके पावर हो जाएगा बाबू? 1/√T/K। तो K ऊपर चला जाएगा तो यानी 1/√टॉर्क। अगेन ये कर्व बनेगा रेक्टेंगुलर। अगर देखो अगेन आपका टॉर्क 0 है
क्या बाबू, टॉर्क जीरो है तो जीरो टॉर्क का होता है इनफाइनाइट। अगेन जो कर्व बनेगा सिमिलरली कुछ ऐसा है। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक लगभग सेम। तो ये तरह से आपका कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका कहां का देखो, अब आपने देखा कि जब इसका क्या बोलते हैं, जब इसका करंट जीरो था तो इसका टॉर्क क्या होगा, ध्यान से देखो। यानी आपने ऑब्जर्व करो कि इस मोटर का जब स्पीड कम है, या देखो ध्यान से, अगर करंट कम है तो करंट कम है, देखो अगर मैं बोलूंगा करंट यहाँ पे कम है तो स्पीड बहुत हाई है, फिर करंट आपने दिया तो स्पीड यहाँ आ गया, फिर आपने करंट बढ़ाया तो फिर स्पीड यहाँ, फिर यहाँ आ गया। इसी तरह देखो, अगर आप टॉर्क बढ़ा रहे हो तो स्पीड घट रहा है, बढ़ा रहे हो तो घट रहा है कि नहीं। इसका मतलब है कि इसका जो इनिशियली टॉर्क है बहुत ज्यादा हाई है। कब बाबू, जब आपने स्पीड जीरो का मतलब क्या, मोटर स्टार्टिंग, इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा हाई होता है डीसी सीरीज मोटर का। क्या बाबू, डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है। और स्टार्टिंग टॉर्क जिस मोटर का हाई होता है वो मोटर हेवी लोड खींचता है। यानी इनिशियली जिस मोटर को हेवी लोड, जैसे आपको बोलो ई रिक्शा, अब ई रिक्शा में मान लो 6 लोग बढ़ जाता है तो स्टार्ट करके जब उसे पहला चक्का घुमाना होता है तो ज्यादा लोड लेता है ना स्लेटर। ई रिक्शा आपका, ई जो आपका इलेक्ट्रिक बाइक आ गया, इस समय यही मोटर यूज होता है, डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर जितने भी ट्रॉली कार होंगे यहाँ यूज होगा। कहाँ यूज होगा, एग्जाम्पल है बाबू इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, रेलवे में यूज होता है बाबू। ये आपका इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में यूज होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब ई रिक्शा जो देखे हो, या इलेक्ट्रिक बाइक, या आपने एयरपोर्ट पे जाकर देखो तो ट्रॉली कार होता है जो बैग लॉगेज बैग होता है, उसमें भी यूज होता है। फिर आपका क्रेन में यूज होता है। फिर आपका होइस्ट जो होता है, जो इंडस्ट्री में लगा होता है, क्रेन होता है, उसी में यूज होता है। तो इस तरह से इस लेक्चर का द एंड होता है, और इस तरह से इस यूनिट का भी द एंड होता है। तो आपका यूनिट नंबर 6 इज फिनिश्ड। अब आपका जो नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा वो यूनिट नंबर 1, और यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे बाबू, जहां पे टाइप ऑफ एसी सोर्स पढ़ना है, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक आपको पढ़ाई रखा हूं मैं, और वहां पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, जैसे वहां डायोड क्या होता है, आपका एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से आपका मॉस पूछा है, आपका सी मॉस पूछा है, ये सब वहां पढ़ना है हम लोगों को। तो इसके बाद आपका यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 का लेक्चर भी आपको मिलेगा, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, वो भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसके बाद ये 3 यूनिट खत्म, 3 यूनिट और बचे, और तीनों यूनिट ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक्स है, ओवरव्यू ऑफ एसी सोर्स है। एसी सोर्स के बाद आपका दिया है कि बाबू आपका क्या बोलते हैं, डायोड क्या होता है। डायोड के बाद आपको पढ़ा कि एफईटी ट्रांजिस्टर पोर्ट क्या होता है। ट्रांजिस्टर के बाद आपका एफईटी के बाद मॉस सी मॉस पढ़ना है। तो उस यूनिट का द एंड होगा। उसके बाद यूनिट नंबर 2 है जो बाबू ओवरव्यू ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ना है। तो वहां पे आपको इंटीग्रेटर, एडर और आपका डिफरेंशिएटर पढ़ना है। और फिर आपका लास्ट यूनिट बचेगा वो बुलियन अलजेब्रा। तो सबसे छोटा यूनिट होगा बुलियन अलजेब्रा, और बता पंजाब भी आएगा। तो ये 3 यूनिट बचेंगे। 3 यूनिट का वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलेंगे। तो इसी के साथ आपसे विदा होते हैं। ये लेक्चर नंबर 38 द एंड होता है, और यूनिट नंबर 6 का भी द एंड होता है। ओके।